नमस्कार साथियों, आज अपन कक्षा 6 के इतिहास का जो चौथा अध्याय है आरंभिक नगर उसके बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक नगर तो देखते हैं। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। पुरानी इमारत क्या है, अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। पंजाब के अंदर क्या है, 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। तो इस काम में जो काम कर रहे थे लाइन बिछाने का, उनको क्या है, इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो आधुनिक क्या है, पाकिस्तान में। वहाँ रेल लाइन बिछाने के लिए ईंटों की जरूरत थी, तो वहाँ से ईंटें निकालने से उनको क्या मिला, हड़प्पा स्थल। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, अच्छी ईंटें क्या मिलेगी। और ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। पटरी बनाने के लिए क्या है कि हजारों ईंटें उखाड़ ले गए उन्होंने। रेलवे लाइनें बिछाई और इससे कहीं इमारतें पूरी नष्ट हो गई। तो उनको पहले पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने ईंटें रेल लाइन बिछाने के लिए निकालते गए। और इससे क्या है कि कई हैं जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो खंडर है जो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इस नगर की खोज है जो क्या है कि सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा स्थल की इमारत कहा गया है। इन शहरों का निर्माण है जो लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। इन शहरों का जो निर्माण है जो लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो जो हड़प्पा में जो नगर मिले हैं उनकी विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कहीं को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। कुछ नगर है जो उनको दो हिस्सों में या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था। पश्चिम का जो भाग था वो छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिम का भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा है वो बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। पूर्वी हिस्सा है जो नीचा था लेकिन उनका आकार है वो बड़ा था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंचाई पर बने हुए थे उनको पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है। और जो निचले हिस्से को निचला शहर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो जो दो हिस्से थे नगर दुर्ग और निचला नगर, तो उस दोनों हिस्सों की है जो चार दीवारी है तो दोनों की पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही है। हजारों सालों के बाद भी आज भी दीवारें उनकी खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। उनकी जो चिनाई है वो इसी तरीके से होती थी कि दीवारें हैं जो सालों साल तक चले। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो महान स्नानागार है यो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो के अंदर। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तालाब को बनाने के लिए ई- ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। किसकी परत चढ़ाई गई है? चारकोल की। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। सरोवर के अंदर उतरने के लिए क्या है, दोनों तरफ से क्या बनाई गई है, सीढ़ियां बनाई गई है। और चारों ओर कमरे बनाए गए। उनके चारों ओर क्या बनाए गए, कमरे बनाए गए हैं। और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उस तालाब को भरने के लिए पानी है जो कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जिसका उपयोग बंद हुआ उसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ऐसा अनुमान लगाते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य वो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल। और जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, तो पुरातत्वविद मतलब कहते हैं कि यहाँ शायद यज्ञ किए जाते होंगे तभी अग्निकुंड मिले हैं। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं।
ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग की चित्र बने थे, और पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के आसपास जैसे मोहनजोदड़ो है, चौंदड़ो है, सुतकाको है, धोलावीरा है, ये गुजरात के अंदर है। सुरकोतड़ा है, लोथल है, ये गुजरात के अंदर गवेरी वाला है। राखीगढ़ी, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर हड़प्पा, ये रावी नदी है, चिनाब नदी, झेलम नदी है। देखते हैं आगे, देखते हैं भवन नाले और सड़कें। भवन नाले और सड़कें, ये जो महान जो तालाब था, महान स्नानागार, ये है। यहाँ दोनों ओर से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और इसके चारों ओर क्या बने हुए हैं? मकान बने हुए, कमरे बने हुए हैं। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। इस नगर के, हड़प्पा नगर के क्या है, घर है जो एक मंजिल या फिर दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर क्या बनाए जाते थे? कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ घरों में स्नान घर होते थे, और कुछ घरों में क्या होते थे? कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नाले हैं जो ढके हुए थे, और उन्हें सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया जाता था। जो नाले हैं जो सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया गया था, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो हर नाली में क्या थी? हल्की सी ढलान थी, तो पानी है जो वहाँ रुके नहीं, आसानी से बह जाए। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घर की नालियाँ हैं उनको सड़कों की नालियों से अटैच कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता था, ताकि पानी है जो सब पूरा का पूरा बह जाए। और जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे, तो छोटी छोटी नालियाँ थी उनको भी बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था, ताकि पानी है जो बड़े नालों के अंदर चला जाए। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे। तो नाला है जो पूरा पूरा ढका हुआ होता था, और जगह जगह पर क्या है? मैन होल बनाया जाता था साफ सफाई के लिए, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो घर है, सड़कों है और नाले का निर्माण है जो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था एक साथ ही। अब है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर जो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। तो क्या है नगरीय जीवन? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। तो हड़प्पा के नगरों में क्या है कि हलचल बड़ी रहा करती थी, लोग ज़्यादा रहते थे नगरों के अंदर। यहाँ पर ऐसे जो लोग रहते थे होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, इंजीनियरिंग हम बोल सकते हैं। तो ये संभवतः यहाँ के शासक थे, और यह भी संभव है कि ये लोग शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मँगवाते थे। तो जो शासक थे, वो लोगों को दूर-दूर भेजकर क्या मँगाते थे? धातु मँगवाते थे, बहुमूल्य पत्थर मँगवाते थे, और शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर जो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। तो लिपिक भी थे लिखने वाले, और जो बच नहीं पाए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। तो शिल्पकार रहते थे, स्त्री और पुरुष, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। तो लोग हैं जो इस लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। यात्रा करके वहां से क्या है कि उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। तो दूर दूर जो देश हैं उनकी जो किस्से हैं, कहानियां हैं। मिट्टी से बने कहीं खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो मिट्टी के खिलौने मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे इनसे खेलते होंगे।
अब आगे देखते हैं अपन नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली, इसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी गई। तो ज्यादातर जो वहां से चीजें मिली हैं वो किससे बनी हुई है? तो पत्थर है, शंख है, तांबे है, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से क्या बनता था? औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हथियार बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। तो सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं वो कहाँ है, क्या है? मनके है, बाट है और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं जो किसकी मोहरें बनाते थे? पत्थर की बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो जो आयताकार मोहरें हैं उस पर चित्र हैं जो जानवरों के मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन जो है बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ के अंदर क्या है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है अभी। तो वहाँ पे क्या है? कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुएं हैं जो कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी हुई पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। उसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो कौन सी मूर्ति अपन देखते हैं? ये मूर्ति है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति है जो विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में क्या थे? दक्ष थे। महिला और पुरुष दोनों क्या थे? इस काम में दक्ष थे। अब देखते हैं फैंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग पर प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फैंस से क्या? मन के चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे देखते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान है जो पशुपालन है या उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास को क्या है? कच्चा माल कहते हैं। जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। उसके बाद में क्या है? उनकी कताई है, बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, दरियां तैयार की जाती हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। कई चीजें वहीं पर मिलती थी, लेकिन तांबा है, जैसे लोहा है, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर है, वो दूसरी जगह से लाते थे, दूर दूर से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो तांबे का जो आयात है, हड़प्पा के लोग हैं वो आज का जो राजस्थान है वहां से करते थे। और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी, तो ओमान से भी क्या है? तांबे का आयात करते थे। और राजस्थान भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था।
तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ में मिलाई जाने वाली धातु है वो टिन थी। तो टिन का आयात है जो ईरान और अफगानिस्तानी से किया जाता था। सोने का आयात है जो आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात है जो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सोने का आयात है जो आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का जो आयात है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। आज भी रहते हैं, नगरों में रहते हैं, गांवों में भी रहते हैं। वे अनाज उगाते थे। तो गांवों में रहने वाले क्या उगाते थे? अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। जानवर पालते थे और किसानों और चरवाहों की चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। तो जो शहरों में रहते हैं और गांव, शहरों में रहते हैं ज़्यादातर व्यापारी लोग रहते हैं, और गांवों में रहते हैं जो किसान हैं, पशुपालक हैं। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या उगाते थे? गेहूं है, जौ है, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। तो जमीन की जुताई है वो हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। तो हड़प्पा के जो हल है वो साक्ष्य तौर पे नहीं मिले, क्योंकि लकड़ी के बनाए जाते थे, नष्ट हो गए। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। तो हल के आकार के क्या मिले? खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, तो बारिशें जो कम होती थी, लेकिन सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। यानी पानी है जो संचय है, पानी को इकट्ठा किया जाता होगा, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ फसलों की है जो सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग हैं जो गाय हैं, भैंस है, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। तो बेर जैसे फलों को क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, और मछलियां पकड़ते थे, और हिरण जैसे जानवरों का क्या करते थे? शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर है जो बचा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था। वो पानी है जो साफ मिलता था, और जमीन क्या थी? उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। तो हड़प्पा के जो नगर है जो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धौलावीरा के नगर है जो कितने भागों में विभक्त थे? 3 भागों में विभक्त थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इनके जो चारों ओर है जो पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हर हिस्से के। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार, अंदर जाने के लिए क्या है? बड़े बड़े दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार हैं। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। तो धौलावीरा नगर के अंदर क्या है? एक खुला मैदान भी है, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। वहाँ है सभी का जो कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, और ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बचा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, और यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस केंद्र में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कुछ कई मोहरें और मुद्राकन या मुहरबंदी मिले हैं। मुहरबंदी मिले गीली मिट्टी पर दबाने से बनी इनकी छाप। लोथल का बंदरगाह। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये है जो लोथल का बंदरगाह। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके यानी आधा बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं।
अगला है सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य, तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो कितने साल पहले? 3900 साल। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। जो दूर दूर से कच्चे माल का आयात है वो भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। तो मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली है जो नष्ट हो गई। जल जो निकालने की प्रणाली है वो नष्ट हो गई, और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। सड़कों पर ही क्या बनने लगे? घर बनने लगे झुग्गीनुमा। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। इनका जो सभ्यता का नष्ट होने का रहस्य ही। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। अन्य का कहना क्या है कि जंगलों का विनाश हो गया, इसी कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। तो एक कारण ये भी है कि मवेशियों के जो बड़े बड़े चारागाह और घास के मैदान थे वो समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। तो एक कारण ये भी है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, इसीलिए ये सभ्यता है जो नष्ट हो गई। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, लेकिन क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो शासकों का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो गया होगा, और जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कहीं लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बाद है जो 1400 साल बाद में क्या है, नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ेंगे। 6 और 9 में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।